सभी व्यूअर्स को हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड की, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन, कभी कभी यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। दरअसल इसमें काफ़ी अंतर है, उसको हम बाद में बात करेंगे। इंग्लैंड एक ऐसा देश रहा जिसने सदा से दूसरों के संसाधनों पर ऐश की। इसका मूल मंत्र था राम राम जपना, पराया माल अपना। इसी के बूते पूरी दुनिया को चलाया, जो मर्जी आई वो किया। 400 साल तक इसका साम्राज्य ऐसा रहा कि कहा जाने लगा ब्रिटिश क्राउन के साम्राज्य में कभी भी सूरज नहीं डूबता है। यानी कि दुनिया के हर कोने में इनका उपनिवेश यानी कॉलोनी थी। इसने करीबन 350 साल तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत में भी शासन किया। वीडियो की डिटेल में जाएं उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कर सकें तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि ये चैनल न तो किसी गुरु का है, न कोई एकेडमी है और न कोई टेक वाला है। यह सिर्फ नॉलेज का एक पैक है जिसको आपको ग्रहण करना है, जो आपके काम आएगा, जो कभी न कभी किसी न किसी मुकाम पर परीक्षार्थियों के परीक्षा में काम आ सकता है। और जो लोग समाज में जाके बातें करते हैं उनके पास भी एक नॉलेज रहेगी। इसलिए इस तरह की सामग्री मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं, जो सटीक सामग्री है। आप इसमें घबराएं नहीं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स का सिर कहीं पर भी झुके। हम चाहेंगे कि वो आगे बढ़ते रहें। अब आते हैं वीडियो के डिटेल में। इंग्लैंड का इतिहास खंगालें तो पता चलता है कि इसने सदा ही पराये धन पर खूब ऐश की। जो देश 15वीं-16वीं शताब्दी तक अर्थव्यवस्था के निम्नतम स्तर पर था, जिसके व्यापारी समुद्री लुटेरे बन चुके थे और वो दर दर से उधार लेने को मजबूर था, वह देश एक ही शताब्दी में इतना मालामाल हो गया कि वह दुनिया में राज करने लगा। दरअसल इंग्लैंड के हाथ सबसे पहले लगा दास यानी स्लेव्स का खजाना। उसने अफ्रीका से दासों को उठाकर कैरेबियन द्वीपों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका तक पहुंचाना शुरू किया। कुछ दासों को वह अपने देश भी ले आया, जहां उसने हाड़ तोड़ मेहनत कराई। शुरू में इंग्लैंड ने अमेरिका और कैरेबियन देशों में अपने देश के प्लांटरों यानी कि जो वहां कृषि काम करते थे, टी प्लांटिंग और शुगर केन प्लांटिंग का काम करते थे, उनको और बड़े किसानों को ये स्लेव्स उपलब्ध कराए। बाद में उसने स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क आदि देशों को भी दासों की सप्लाई शुरू कर दी। यानी कि जमीन अमेरिका की, जमीन कैरेबियन देशों की, उस पर काम करने वाले कामगार अफ्रीका के दास, उपज भरपूर और कामगारों पर खर्च कुछ नहीं, और मुनाफा सब इंग्लैंड पहुंचता था। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि उस समय स्लेव्स ट्रायंगल एक बनता था। इंग्लैंड से माल लेकर के जहाज अफ्रीका जाता था। अफ्रीका में माल बेचने के बाद वहाँ से दासों को भर के, स्लेव्स को भर के जहाज कैरेबियन आइलैंड या अमेरिका पहुँचता। वहाँ दास छोड़ने के बाद वो वहाँ से जो उपज, खनिज संपदा और अन्य सामग्री लेकर के इंग्लैंड वापस आता। वहाँ माल प्रोसेस होता और फिर उसके बाद अफ्रीका और अन्य देशों में जाता। इस तरह से ये ट्रायंगल एक बना हुआ था। इसका खूब फायदा उठाया। इंग्लैंड ने पराये धन पर खूब ऐश की। धीरे धीरे कुछ देशों ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। इसकी देखा देखी इंग्लैंड को भी दासों के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। 1833 में यह एक कानून लाया गया। लेकिन इस बीच में इंग्लैंड और वहाँ के जो राजशाही लोग थे, जो नीति निर्धारक थे, उन्होंने तय किया कि दास अगर हम बंद करेंगे तो उनकी जगह पर हिंदुस्तान से
एग्रीमेंट लेबर्स को वहाँ भेजा जाएगा, यानी कि उनका रिप्लेसमेंट किया जाएगा। नाम जरूर एग्रीमेंट लेबर होगा, लेकिन देना कुछ भी नहीं है। एक बार फिर इंग्लैंड का धंधा चल निकला। इसी बीच में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड जो है पतन की तरफ को बढ़ने लगा और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ते ही इंग्लैंड की स्थिति बड़ी खराब हो गई। यूरोप में जर्मनी ने इंग्लैंड को बुरी तरह से पराजित किया। इसी तरह से पूर्व में जापान ने म्यांमार तक कब्जा कर लिया। इंग्लैंड के पास कुछ बचा नहीं था और वो हाथ पांव जोड़ता हुआ अमेरिका के पास पहुंचा। 1941 की बात है। अमेरिका के पास जब वो गया तो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति रूजवेल्ट हुआ करते थे। उन्होंने कहा सब काम मैं करूँगा, लेकिन सारी चीज़ लिखित पढ़त में होनी चाहिए, दस्तावेजीकरण में होना चाहिए। और वो दस्तावेज बना। कनाडा के किसी एक गुप्त स्थान पर यह मीटिंग हुई, 4 दिन तक चली। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चर्चिल, और चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच में जो ये मीटिंग हुई है उससे 8 सूत्रीय समझौता हुआ, जिसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। इसके लागू होते ही इंग्लैंड का पराभव बहुत तेजी से शुरू हो गया। एक तो अमेरिका नंबर 1 स्थान पर आ गया दुनिया के, दूसरा उसको उपनिवेश खाली करने पड़े। अगले 1 दशक के अंदर उसके पूरी सत्ता यानी उसका साम्राज्य, जहाँ सूरज कभी नहीं डूबता था, वो सब बिखर गया। इंग्लैंड ने सदा ही कुटिलता से अपना शासन किया है। आज उसका वो परिणाम भुगत रहा है। व्यापारियों की एक कहावत है, जिस भाव आया उसी भाव गया। यानी कि दूसरों के धन पर, दूसरों की संपदा पर ऐश करने वाले इंग्लैंड को अब पता चल रहा है कि उसके हाथ से दुनिया निकल चुकी है, उसके हाथ से क्षेत्र निकल चुके हैं, उसके सपोर्टर उसके साथ से निकल चुके हैं। न जमीन उसकी थी, न कामगार उसके थे, या यूं कहें कि दूसरे देशों के पिच पर दूसरे देशों के खिलाड़ी, और इलास्टिक लगा इंग्लैंड का झंडा इतना फैल गया कि वो खुद संभाल नहीं पाया। अब अगर आने वाले दिनों में उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड उससे अलग हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इंग्लैंड की पूरी आभासी माया सिमटकर सिर्फ इंग्लैंड तक ही शामिल रह जाएगी, तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब बारी आती है आज के मुहावरे की। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। इस लोक कहावत का आप मायना समझिएगा, इसका अर्थ समझिएगा। कोई उदाहरण आपके पास में हो तो उसको शेयर करना चाहें तो शेयर करें, और कोशिश यह है कि 9 मिनट की वीडियो में आप तक ज्ञान का एक अच्छा खजाना पहुंचाया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। अब पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।